नमस्कार, स्वागत व अभिनंदन आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल गोल्डन एजुकेशन पॉइंट पर। आगे का सेगमेंट प्रारंभ कर रहे हैं उससे पूर्व आप सभी देशवासियों को स्वाधीनता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज के दिन हम सभी देशवासियों को अपने देश के प्रति शहादत देने वाले सैनिकों, क्रांतिकारियों का सम्मान करना चाहिए और साथ ही साथ सम्मान उनका भी करना चाहिए जो इस कोरोना काल के समय एक सैनिक की भांति अपना फर्ज और कर्तव्य निभा रहे हैं। तो उनके प्रति भी हमारे मन में सच्ची श्रद्धा और सम्मान की भावना होनी चाहिए और उन सभी के प्रति भी होनी चाहिए जो हमारे देश में किसी न किसी प्रकार से हमारे देश की उन्नति को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे देश को उन्नति के पथ पर अग्रसर करने के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों का भी हमें दिल से सम्मान करना चाहिए। हमने गत कक्षा में विशेषण पद के पद परिचय को प्रारंभ किया था, जिसमें हमने विशेषण के बारे में जाना कि विशेषण क्या होते हैं। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। इसी के साथ साथ हमने यह भी जाना कि विशेषण के पद परिचय में किन किन बिंदुओं का उल्लेख किया जाता है और हमने परिचय लिया विशेषण की 3 अवस्थाओं का, मूलावस्था, उत्तरावस्था व उत्तमावस्था। साथ साथ में हमने विशेष्य पद को भी जाना कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं और जो संज्ञा व सर्वनाम होते हैं वह विशेष्य कहलाते हैं। इस प्रकार हमने विशेषण पद के पद परिचय को प्रारंभ किया था। तो आगे के विषय को प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। साथ साथ आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर्स के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक करें। आज हम विशेषण के पद परिचय में आगे प्रारंभ करेंगे विशेषण शब्द के भेदों को, कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, उनकी विस्तृत व्याख्या आज हम इस क्लास में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं विशेषण पद परिचय के अंतर्गत विशेषण के भेदों को। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 12वीं के अनिवार्य हिंदी विषय व 10th CBSE के हिंदी विषय से विशेषण पद का पद परिचय। विशेषण पद के पद परिचय में पिछली कक्षा में हमने विशेषण की परिभाषा, विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं तथा विशेषण के बारे में जाना था कि विशेषण की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था व उत्तमावस्था। तथा विशेष्य के विषय में चर्चा की थी कि जिस संज्ञा व सर्वनाम की विशेषण विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। इस प्रकार हमने जाना था कि विशेषण के पद परिचय में किन किन बातों का उल्लेख करना पड़ता है, किन किन बिंदुओं को बताना पड़ता है। इस कक्षा में हम विशेषण के पद परिचय को पढ़ने से पूर्व विशेषण किन किन प्रकारों के होते हैं उनकी एक संक्षिप्त व्याख्या का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। अर्थात इस कक्षा में हम विशेषण के भेदों पर चर्चा शुरू करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं विशेषण के प्रकार। विशेषण के मूलभूत 5 प्रकार हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। ये ऐसे शब्द होते हैं जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा व सर्वनाम के गुण दोषों की विशेषताएं बताई जाती हैं। दूसरा हमारा है भेद विशेषण शब्द का संख्यावाचक विशेषण। ये ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा व सर्वनाम की संख्या के रूप में विशेषता बताते हैं। अगला है परिमाणवाचक
परिमाणवाचक से अभिप्राय उन शब्दों से है, उन विशेषण शब्दों से है जो वस्तु या पदार्थ की मात्रा, तोल, माप आदि की विशेषताओं के विषय में चर्चा करते हैं। तीसरा है सार्वनामिक विशेषण। इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। ये मूल रूप से होते सर्वनाम शब्द ही हैं, किंतु ये विशेषण का कार्य करते हैं और संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। अगला है व्यक्तिवाचक विशेषण, अंतिम प्रकार। ये विशेषण शब्द मूल रूप से होते व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, लेकिन वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं, विशेषता बताते हैं। इस प्रकार से 5 मूलभूत प्रकार हैं विशेषण शब्द के। चलिए आगे चर्चा करते हैं। विशेषण शब्द का पहला जो भेद है वह है गुणवाचक विशेषण। ये ऐसे विशेषण शब्द होते हैं जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता उनके गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव व दशा के आधार पर बताते हैं। यानी वे विशेषण शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनके गुणों के आधार पर, दोष, रूप, रंग के आधार पर, आकार के आधार पर, स्वभाव व दशा के आधार पर। इन बातों को हम 3 उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। पहला उदाहरण है बगीचे में सुंदर फूल हैं। इस उदाहरण में आप देख रहे हैं सुंदर पद जो है वह फूल इस संज्ञा पद की विशेषता बता रहा है। सुंदर यह एक गुणवाचक विशेषण है जो फूल इस संज्ञा पद की विशेषता को प्रकट करता है। इसी प्रकार धर्मपुर स्वच्छ नगर है। इस उदाहरण में भी कुछ ऐसा ही है। नगर एक संज्ञा पद है जिसकी विशेषता स्वच्छ इस विशेषण पद के द्वारा बताई जा रही है गुण के आधार पर। अगला उदाहरण है स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं। इस उदाहरण में भी बच्चे इस संज्ञा पद की विशेषता स्वस्थ इस विशेषण पद के द्वारा प्रकट की जा रही है। तो आप देख रहे हैं उपयुक्त तीनों वाक्यों में क्रमशः सुंदर, स्वच्छ व स्वस्थ ये गुणवाचक विशेषण हैं जो क्रमशः फूल, नगर व बच्चे इन तीनों ही संज्ञा पदों की विशेषताओं को प्रकट कर रहे हैं। एक मुख्य बात है कि गुण का अर्थ केवल अच्छाई के रूप में विशेषता प्रकट करना नहीं होता है। इसमें सभी बातें आती हैं विशेषता के रूप में, चाहे वह अच्छा हो, बुरा हो, खरा हो, खोटा हो, सभी ये विषय गुणों के अंतर्गत आ जाते हैं। चलिए अगली बात करते हैं। गुणवाचक जो विशेषण पद हैं वह किस किस रूप में संज्ञा व सर्वनाम पदों की विशेषता बताते हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ चर्चा में देखिए। जैसे आ जाते हैं समय संबंधी, नया, पुराना, ताज़ा, वर्तमान, भूत, भविष्य, अगला, पिछला आदि। या स्थान संबंधी विशेषण पद हमारे सामने वाक्य में होते हैं, जैसे लंबा, चौड़ा, ऊंचा, नीचा, सीधा, बाहरी, भीतर आदि। इसी प्रकार आकार संबंधी विशेषण शब्दों का भी वाक्य में प्रयोग होता है जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने का कार्य करते हैं, जैसे गोल, चौकोर, सुडोल, पोला, सुंदर आदि। इसी प्रकार दशा यानी अवस्था, स्थिति संबंधी गुणवाचक विशेषण भी वाक्य में प्रयुक्त होते हैं जो विशेषता बताने का कार्य करते हैं, जैसे दुबला, पतला, मोटा, भारी, गाढ़ा, गीला, गरीब, पालतू आदि। इसी प्रकार वर्ण अर्थात रंग संबंधी विशेषण शब्द भी वाक्य का हिस्सा बनकर संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने का कार्य करते हैं, जैसे लाल, पीला, नीला, हरा, काला, बैंगनी, सुनहरी आदि। इसी प्रकार ये गुण संबंधी बातें भी होती हैं, जैसा कि हमने गुणवाचक विशेषण की परिभाषा में देखा था कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता गुण दोष के आधार पर बताने वाले शब्द
विशेषण कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे भला, बुरा, उचित, अनुचित, पाप, झूठ आदि। और संज्ञा संबंधी मुंबईया, बनारसी, लखनवी आदि। इसकी चर्चा, इस बिंदु की चर्चा हम व्यक्तिवाचक विशेषण में करेंगे कि संज्ञा संबंधी विशेषण शब्द किस प्रकार वाक्य में प्रयुक्त होकर विशेषता बताने का कार्य करते हैं। चलिए अगली बात करते हैं। अगला जो भेद है वह है संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण शब्द के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराया जाए वे संख्यावाचक विशेषण होते हैं। यानी वाक्य में एक संख्यावाचक पद आएगा जो निश्चित संख्या के रूप में या अनिश्चित संख्या के रूप में संज्ञा की विशेषता बताएगा, सर्वनाम की विशेषता प्रकट करेगा। जैसे आप उदाहरणों के माध्यम से समझिए। कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं, तो यहाँ संख्यावाचक शब्द है 40 जो विद्यार्थी संज्ञा की विशेषता बता रहा है, अतः ये संख्या के रूप में विशेषता बता रहा है, तो ये एक संख्यावाचक विशेषण हो गया। जैसे दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, इसी प्रकार इस वाक्य में दोनों, यह भी एक संख्यावाचक पद है जो संख्यावाचक पद के रूप में, संख्या के रूप में विशेषता बताने का कार्य कर रहा है। इसी प्रकार उनकी दूसरी लड़की की शादी है, इस वाक्य में दूसरी, यह एक संख्यावाचक पद है जो लड़की इस संज्ञा पद की विशेषता को बताने का कार्य कर रहा है संख्या के रूप में कि कौन सी लड़की की शादी है, दूसरी लड़की की। इसी प्रकार देश का हर एक बालक वीर है, इस उदाहरण में भी यही बात है कि हर एक शब्द जो है, हर एक का अभिप्राय हर कोई में से एक बालक, यानी प्रत्येक बालक वीर है। तो बालक की विशेषता यहाँ हर एक शब्द के द्वारा संख्यावाचक विशेषण के रूप में प्रकट की जा रही है। इस वाक्य में वीर शब्द का भी विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, लेकिन यह संख्यावाचक विशेषण न होकर क्या होगा, यह होगा गुणवाचक विशेषण। यानी एक वाक्य में कई विशेषण भी आ सकते हैं, एक विशेष्य के लिए कई विशेषणों का प्रयोग एक ही वाक्य में किया जा सकता है। जैसे यहाँ कुछ केले पड़े हैं, तो कुछ शब्द जो है वो एक संख्यावाचक पद है और केले ये एक संज्ञावाचक पद है, अतः यहाँ भी इसी प्रकार की विशेषता कुछ इस संख्यावाचक विशेषण के द्वारा केले संज्ञा की बताई जा रही है। तो इन वाक्यों में 40, दोनों, दूसरी, कुछ और हर एक, ये सभी शब्द संख्यावाचक विशेषण हैं। संख्यावाचक विशेषण जो हैं वह दो प्रकार के होते हैं, उनकी चलिए चर्चा करते हैं कि कौन कौन से होते हैं। पहला होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, यानी ऐसा संख्यावाचक विशेषण पद जिसमें संख्या तो होगी और वह विशेषता भी बताएगा किसी या सर्वनाम की, लेकिन किस रूप में, निश्चित संख्या के रूप में। यानी कि जैसे 1, 5, 7, 12, तीसरा, यहाँ संख्या निश्चित होगी कि कितने और कितने मात्रा में है, यह चीज़ निश्चित होगी, यानी 1 ही है, 5 ही है, इस प्रकार। एक है इसके विपरीत अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो कि इस नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ संख्या जो है संख्यावाचक शब्द होगा, विशेषण का कार्य भी करेगा, लेकिन संख्या निश्चित नहीं होगी। जैसे कई, अनेक, सब, बहुत, इन सभी शब्दों को पढ़कर आपको ये ज्ञान हो रहा होगा कि यहाँ संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन ये विशेषण का कार्य वाक्य में करेंगे। अगली बात करते हैं, यह जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है जिसकी हमने अभी चर्चा की है, इसके 6 भेद हैं। जैसे पहला भेद है पूर्णांक बोधक विशेषण, यानी हमारे पास विशेषण शब्द होगा जिसमें अंक जो होंगे वो पूर्ण होंगे, पूर्ण अंकों के रूप में वह विशेषता प्रकट करेंगे। जैसे 1, 10, 100, 1000 या लाख, तो यहाँ संख्या जो है वो पूर्ण अंकों में है। जैसे एक लड़का स्कूल जा रहा है, तो यहाँ विशेषण पद है एक, जो लड़का की विशेषता बता रहा है, लेकिन कैसा विशेषण पद है, कैसा संख्यावाचक विशेषण पद है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण में कैसा पद है, पूर्ण अंक वाला है, अंक पूर्ण है, एक है। जैसे 25 रुपये दीजिए, इस वाक्य में भी
अंक जो हैं वो पूर्ण हैं, पूर्णांक के रूप में निश्चित संख्यावाचक विशेषण है जो कि है 25 और विशेषता बता रहा है रुपए संज्ञा की। अगला उदाहरण है कल मेरे यहाँ 2 मित्र आएंगे। तो यहाँ विशेषण पद जो है संख्यावाचक विशेषण के रूप में वो है 2, जो मित्र की विशेषता बता रहा है, और जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है लेकिन पूर्ण अंकों के रूप में है 2। इसी तरह 4 आम लाओ, यहाँ भी यही बात लागू हो रही है। यहाँ विशेषण पद है संख्यावाचक विशेषण पद 4, जो आम इस संज्ञा की विशेषता बता रहा है और पूर्ण रूप में बता रहा है कि भी 4 आम है, निश्चित है, पूर्ण अंकों में है। इसका दूसरा भेद जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण का वह है अपूर्णांक बोधक विशेषण। जहाँ अंक पूर्ण नहीं होंगे वो विशेषण पद तो होंगे, संख्यावाचक भी होंगे, लेकिन पूर्ण अंकों में नहीं होंगे। जैसे वो कौन कौन से हो सकते हैं? पौना, सवा, 1.5, 2.5 आदि। 3 उदाहरण हैं। मेरी जेब में 2.5 रुपये हैं, तो यहाँ संख्यावाचक विशेषण 2.5 तो है लेकिन वह अपूर्ण अंकों में है, पूर्ण अंकों में नहीं है, और रुपए की वो विशेषता बता रहा है, इस विशेष्य की वो विशेषता प्रकट कर रहा है। जैसे पापा ने मुझे 125 रुपये दिए, इस वाक्य में 125 यह भी संख्यावाचक विशेषण है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आ रहा है लेकिन अपूर्ण अंकों में आ रहा है और रुपए की विशेषता प्रकट कर रहा है। इसी प्रकार दूधिया ने मुझे 1.5 ग्राम दूध दिया। थोड़ा सा त्रुटि है, वाक्य है दूधिया ने मुझे 1.5 ग्राम दूध कम दिया। इस वाक्य में भी यही बात है, 1.5 ग्राम यह एक विशेषण पद है जो दूध की विशेषता बता रहा है लेकिन अपूर्ण अंकों में बता रहा है, और यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण का एक उदाहरण है। अगली बात करते हैं कि तीसरा भेद कौन सा है। तीसरा भेद है क्रमवाचक विशेषण। ये भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आते हैं, यहाँ भी संख्या निश्चित होती है लेकिन ये क्रम का बोध कराते हैं। जैसे दूसरा, चौथा, 11वां या 50वां, यानी किसी क्रम में कोई व्यक्ति दूसरा है या चौथा है या 11वां है या 50वां है, इस प्रकार से। उदाहरण समझते हैं। पहला लड़का यहाँ आए, अर्थात क्रम में बहुत सारे लड़के खड़े हैं, उनमें से सबसे पहला यहाँ आ जाए। तो ये पहला शब्द जो है ये क्रमवाचक विशेषण है, क्रम का बोध करा रहा है, और निश्चित संख्यावाचक विशेषण में भी आ रहा है, वो लड़का की विशेषता बता रहा है, विशेष्य पद है लड़का। इसी प्रकार दूसरा लड़का वहाँ बैठे, तो क्रम में जो दूसरा लड़का है वो दूसरी जगह बैठ जाए, ये बात यहाँ कही जा रही है। तो दूसरा यह एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है लेकिन क्रम का भी बोध साथ साथ में ये करवा रहा है। लड़का ये एक संज्ञा पद है, ये एक विशेष्य पद है। राम कक्षा में प्रथम रहा, तीसरा उदाहरण है राम कक्षा में प्रथम रहा, यानी बहुत सारे विद्यार्थियों का परिणाम आया, उस परिणाम में राम जो है वो प्रथम स्थान पर रहा, क्रम में प्रथम रहा। इस प्रकार ये प्रथम शब्द ये क्रमवाचक विशेषण है जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आ रहा है और राम की विशेषता प्रकट कर रहा है। श्याम द्वितीय श्रेणी में पास हुआ, अंतिम उदाहरण है श्याम द्वितीय श्रेणी में पास हुआ। तो यहाँ द्वितीय श्रेणी, द्वितीय शब्द जो है वो क्रमवाचक का बोध करा रहा है, क्रमवाचक विशेषण है, यानी कि दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है श्याम को। इस प्रकार श्याम शब्द की विशेषता क्रमवाचक विशेषण के रूप में द्वितीय, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण बोध करवा रहा है। इसी प्रकार आवर्तीवाचक विशेषण होते हैं। आवर्तीवाचक विशेषणों का अभिप्राय है जहाँ बार बार दोहराया जाए, दोहराहन का विषय हो, बार बार उस बात को दोहराया जाए। जैसे इसमें विशेषण पद आते हैं दुगुना, तिगुना या 10 गुना। जैसे मोहन तुमसे 4 गुना काम करवाता है, तो अभिप्राय है 4 गुना आवर्ती हो रही है, 4 बार किसी कार्य की, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना और 4 गुना, 4 बार आवर्ती हो रही है, यानी दोहराया जा रहा है काम को। इस प्रकार आवर्ती सूचक ये शब्द 4 गुना जो है ये विशेषण पद है। ठीक है। अगला उदाहरण है गोपाल तुमसे 2 गुना मोटा है। इस वाक्य में भी यही कार्य हो रहा है। 2 गुना शब्द जो है वो विशेषता बताने का कार्य कर रहा है, विशेषण का कार्य कर रहा है, लेकिन किस रूप में? आवर्ती के रूप में, यानी 1 गुना नहीं, उसका दोहराहन 2 गुना दोहराया जा रहा है।
तो इस प्रकार दो गुना इस वाक्य में विशेषण पद आया है जो विशेषता बताने के कार्य में प्रयुक्त हुआ है इस वाक्य में। इस प्रकार ये चौथा प्रकार है निश्चित संख्यावाचक विशेषण का। अगला है समूहवाचक विशेषण। ये ऐसे विशेषण पद होते हैं जो निश्चित संख्यावाचक तो होते ही हैं, लेकिन समूह का बोध कराते हैं, ग्रुप का बोध कराते हैं। जैसे तीनों माने तीन व्यक्तियों का समूह है, पांचों का समूह या आठों का समूह है। जैसे तुम तीनों को जाना पड़ेगा, तुम तीनों को जाना पड़ेगा। इस वाक्य में तीनों शब्द जो है ये एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, लेकिन किसका बोध करा रहा है? तीनों यानी समूह का, तीन व्यक्तियों के समूह का बोध करा रहा है। तो ये एक विशेषण शब्द हुआ यहाँ पर। अगला वाक्य इसी प्रकार का है, यहाँ से चारों चले जाओ, यानी जो कोई चारों व्यक्ति हैं जिनकी बात हो रही है, जिनकी विशेषता बताई जा रही है, लेकिन किस रूप में? समूह के रूप में। तो समूहवाची शब्द जो है चारों, ये यहाँ विशेषण का कार्य कर रहा है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण का कार्य कर रहा है। लेकिन किस रूप में कार्य कर रहा है? ये कार्य कर रहा है समूह के रूप में, ग्रुप के रूप में। अगला और अंतिम प्रकार जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण में जो विशेषणवाची शब्द बनते हैं, जैसे प्रत्येक बोधक विशेषण पद। प्रत्येक बोधक का अभिप्राय होगा कि प्रत्येक, बहुत सारे हैं, उनमें से कोई एक, प्रत्येक की बात की जाए, एक एक की बात की जाए। जैसे प्रति, प्रत्येक, हरेक, एक एक आदि। यहाँ ये विशेषण पद जो हैं वो प्रति एक का बोध कराएंगे, प्रत्येक एक व्यक्ति का बोध कराएंगे। संज्ञा प्रत्येक एक संज्ञा का, प्रत्येक एक सर्वनाम का बोध कराएंगे। जैसे प्रत्येक को प्रसाद मिला, यहाँ बात बहुत सारे व्यक्तियों की हो रही है, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को प्रसाद मिला। तो प्रत्येक शब्द जो है ये एक संख्यावाचक विशेषण है जो यहाँ विशेषता बताने का कार्य कराए। ये एक विशेषण पद है प्रत्येक। इसी प्रकार एक एक व्यक्ति, इस वाक्य में आप देख रहे हैं एक एक व्यक्ति एक संज्ञा पद है जिसकी विशेषता एक एक इस विशेषण पद के द्वारा बताई जा रही है। संख्यावाचक ये विशेषण है, लेकिन किस प्रकार का विशेषण पद है? प्रत्येक बोधक, यानी प्रत्येक में से एक। इस प्रकार आप देख रहे हैं ये 6 कुल मिलाकर भेद होते हैं। चलिए आगे की चर्चा प्रारंभ करते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बाद अब हम आ जाते हैं संख्यावाचक विशेषण के अगले भेद पर, जो कि है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यानी ऐसे विशेषण पद होते हैं जहाँ संख्यावाचक विशेषण पद निश्चित नहीं होते हैं, संख्या निश्चित नहीं होती है। यानी अधिकतर यहाँ किस चीज़ का बोध होता है? बहुत सारों का, बहुत ज़्यादा का बोध होता है। वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होते। जैसे सारे आम सड़ गए, इस उदाहरण में हम देख रहे हैं आम यह एक विशेष्य पद है जिसकी विशेषता सारे इस पद के द्वारा बताई जा रही है। और यह किस प्रकार का है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, यानी कितने आम सड़ गए इसकी कोई गिनती या गणना नहीं है। जैसे पुस्तकालय में असंख्य पुस्तकें हैं, इस वाक्य में भी असंख्य ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण पद है। ये असंख्य शब्द भी इसी प्रकार का हमें पढ़ने पर ही बोध हो जाता है कि यहाँ संख्या निश्चित नहीं है। और पुस्तकें इस विशेष्य पद की, इस संज्ञा पद की यहाँ विशेषता बताई जा रही है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के रूप में। जैसे लंका में अनेक महल जल गए, तो यहाँ भी महल ये विशेष्य पद जो है, ये संज्ञा पद जो है, इसकी विशेषता अनेक ये विशेषण पद बता रहा है जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। संख्या निश्चित नहीं है कि कितने महल लंका में जल गए। इसी प्रकार सुनामी में बहुत सारे लोग मारे गए। अब बहुत सारे कितने मारे गए इसकी कोई गिनती नहीं है। तो लोग जो शब्द है, लोग जो ये संज्ञा पद है, इसकी विशेषता बहुत सारे इस अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के द्वारा प्रकट की जा रही है। इस प्रकार वाक्य में संज्ञा व सर्वनाम की अनिश्चित संख्या में बोध कराने वाले शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। और इन विशेषण पदों को पढ़कर
बहुत बहुत्व का बोध होता है, बहुत सारी संख्या का बोध होता है, जैसे सारे, असंख्य, अनेक और बहुत सारे। इन सभी शब्दों को हम पढ़कर हमें किसी एक का नहीं, बहुतों का बोध हो रहा है। ये एक ध्यातव्य बिंदु है। अब हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं जो हमारे लिए ध्यान देने योग्य हैं, जिनको समझने से हमें संख्यावाचक विशेषण पद की पहचान सरल हो जाएगी और कुछ अन्य बातें भी महत्वपूर्ण समझ में आएंगी। जैसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आने वाले जो पूर्णांक बोधक विशेषण है, जिसकी मैंने आपसे चर्चा की थी कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कुछ भेद हैं, उसमें से एक भेद है पूर्णांक बोधक विशेषण। इन पूर्णांक बोधक विशेषणों के पहले अगर हम एक शब्द लगा दें लगभग, या हम लगा दें करीब, या पूर्णांक बोधक जो विशेषण पद हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण में, उनके अंत में हम दो प्रत्ययों का प्रयोग कर दें, जैसे एक या ओ, तो वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण से अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे लगभग 50 लोग आएंगे। इस वाक्य को यदि आप इस प्रकार पढ़ें कि 50 लोग आएंगे, तो ये निश्चित संख्या हो जाती है कि 50 लोग आएंगे। 50 ये संख्यावाचक विशेषण है, लोगों की विशेषता बता रहा है, निश्चित हो जाता है, निश्चित संख्यावाचक। लेकिन इसके पहले यदि हमने एक शब्द लगा दिया लगभग, तो यहाँ फिर जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण पद 50 है वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में परिवर्तित हो गया, कि यानी निश्चित नहीं है कि 50 ही लोग आएंगे। इसी प्रकार अगला उदाहरण है करीब 20 रुपये चाहिए। तो इस उदाहरण में भी यही बात लागू है कि 20 रुपये ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण पद है जो पूर्णांक बोधक विशेषण है। लेकिन यदि इस पद से पूर्व करीब इस शब्द का प्रयोग कर दिया गया, तो ये है निश्चित संख्यावाचक विशेषण पद अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण पद में परिवर्तित हो जाएगा और रुपए की विशेषता बताता है। जैसे सैकड़ों लोग मारे गए। अब इस वाक्य में मैंने आपको दो प्रत्यय बताए थे, एक और ओ। यदि इन प्रत्ययों का प्रयोग अंत में कर दिया जाए तो वह विशेषण पद भी, निश्चित संख्यावाचक विशेषण पद भी अनिश्चित बन जाता है। जैसे सैकड़ों, इसमें और दिखाई दे रहा होगा आपको, ओ इस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, सैकड़ों ओ। तो कितने लोग मारे गए इसकी संख्या अब निश्चित नहीं रही। यदि शब्द होता है सैकड़ा तो संख्या निश्चित होती कि भी यहाँ 100 संख्या की बात की जा रही है, लेकिन ओ लगते ही निश्चित संख्यावाचक विशेषण पद अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण पद बन गया और लोग इस पद की विशेषता प्रकट कराए। इसी प्रकार कभी कभी दो पूर्णांक बोधक साथ में आकर अनिश्चित वाचक बन जाते हैं, यानी कि पूर्णांक संख्या होगी लेकिन यदि वह साथ में प्रयुक्त हो गई तो फिर वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण पद नहीं रहेगा, वह भी अनिश्चित हो जाएगा। जैसे 40-50 रुपये चाहिए। यदि इस वाक्य में 40 ही होता या 50 होता तो संख्या निश्चित होती, लेकिन 40-50 इन दोनों पूर्णांक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्दों का प्रयोग एक साथ कर दिया गया, इसलिए ये विशेषण पद अब निश्चित नहीं रहे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की श्रेणी में चले गए। जैसे काम में 2-3 घंटे लगेंगे, 2 को एक अलग प्रयोग करते, 3 का प्रयोग करते तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता, लेकिन 2-3 इनको एक साथ प्रयोग कर दिया गया, इन पूर्णांक बोधक शब्दों को एक साथ प्रयोग कर दिया गया, तो यहाँ निश्चित संख्यावाचक विशेषण न होकर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्द पद बन गया। विशेषण का अगला प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अभिप्राय होता है मात्रा, नाप, तोल आदि। यानी ये इस प्रकार के विशेषण पद होते हैं वाक्य में जो वस्तु या पदार्थ की नाप, तोल, मात्रा या माप का बोध कराते हैं, वे परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे उदाहरण है मुझे 2 मीटर कपड़ा दो। इस उदाहरण में आप देख रहे हैं 2 मीटर, यह एक संख्या, यह एक पद है। इस पद में
परिमाणवाचक विशेषण जो है वह है 2 मीटर। जो कपड़ा इस संज्ञा की विशेषता बता रहा है कि इस रूप में, माप के रूप में, कि कपड़े का माप कितना है 2 मीटर। उसी तरह 1 किलो चीनी चाहिए, तो यहाँ 1 किलो यह विशेषण पद जो है वो परिमाणवाचक है, जो चीनी इस विशेष्य पद की विशेषता को प्रकट कर रहा है। किस रूप में? मात्रा के रूप में, कि चीनी की मात्रा कितनी है 1 किलो। इस प्रकार ये परिमाणवाचक विशेषण पद हुआ। इस तरह बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए, तो यहाँ थोड़ा यह विशेषण पद है, विशेषता बताने का कार्य कर रहा है। संज्ञा पद पानी की किस रूप में? परिमाणवाचक विशेषण के रूप में, एक नापतोल के रूप में, कि हम पानी को तोल सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ विशेषण पदों का प्रयोग हुआ। 2 मीटर, थोड़ा, 1 किलो आदि, ये सभी परिमाणवाचक विशेषण पद हुए। परिमाणवाचक विशेषण पद भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिणाम बोधक व अनिश्चित परिणाम बोधक। यानी वहाँ नाप तोल मात्रा होगी, लेकिन कभी निश्चित होगी और कभी अनिश्चित होगी। तो उस आधार पर 2 भेद हैं, एक निश्चित परिमाण बोधक और एक अनिश्चित परिमाण बोधक। निश्चित में शब्द जैसे किस प्रकार के आते हैं, कैसे विशेषण पद आते हैं? जैसे 2 सेर गेहूँ, तो गेहूँ इसकी विशेषता यहाँ बता जा रही है परिमाण के रूप में। 2 सेर जो कि निश्चित है, मात्रा निश्चित है यहाँ। इसी तरह 5 मीटर कपड़ा, कपड़े की विशेषता बताई जा रही है, इस संज्ञा पद की विशेषता को प्रकट किया जा रहा है। परिमाण बोधक परिमाणवाचक विशेषण पद 5 मीटर के द्वारा, तो यह नाप की एक मात्रा है। इसी तरह 1 लीटर दूध, दूध इस संज्ञा पद की विशेषता 1 लीटर के द्वारा बताई जा रही है। 1 लीटर ये नापा जा सकता है। तो इस प्रकार निश्चित परिमाण बोधक विशेषण पद होते हैं, जो वाक्य में प्रयुक्त होकर विशेष्य पदों की विशेषता बताते हैं। जैसे 2 सेर, 5 मीटर और 1 लीटर आदि शब्द यहाँ प्रयुक्त हुए। अनिश्चित परिमाण बोधक, यानी कि जहाँ परिमाण की मात्रा, परिमाणवाचक विशेषण पद कैसा होगा? अनिश्चित होगा, यानी नाप तोल आदि की मात्रा अनिश्चित होगी। जैसे थोड़ा, पानी और अधिक काम, कुछ परिश्रम, इस प्रकार के विशेषण पदों का प्रयोग होगा, जो अनिश्चित परिमाण बोधक शब्द होंगे। एक ध्यातव्य बिंदु यहाँ यह है कि परिमाण बोधक विशेषण जो हैं वो अधिकतर किन संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं? भाववाचक की, द्रव्यवाचक की या समूहवाचक संज्ञाओं के साथ इनका प्रयोग होता